हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 यानी हमारा भोजन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, वह हमारे शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। आपको पता है कि हम भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम भोजन करते हैं। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हम भोजन इसलिए करते हैं। और भोजन में ऐसे कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करते हैं, इन सभी को आज हम डिटेल में जानेंगे। तो हमारे लिए भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप पूरे दिन भोजन करते हो, यानी कि सुबह में नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप लंच करते हो, फिर आप डिनर करते हो। यानी कि आप पूरे दिन मतलब सुबह, दोपहर, शाम और जब जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है आप भोजन ग्रहण करते हो। तो जो आपको ऊर्जा मिली वो भोजन से मिली। तो भोजन में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन सभी को आज हम जानेंगे। पर उनसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा भोजन की आवश्यकता। हमारा शरीर जन्म से लेकर कुछ वर्षों तक निरंतर बढ़ता रहता है। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को बनाने तथा उनकी वृद्धि के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी प्राप्ति हमें भोजन से ही होती है। आपने छोटे बच्चे को देखा है तो वो छोटा है होता है, लेकिन अगर आप उसे 5 साल बाद देखते हो तो वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि उसकी वृद्धि हो गई? तो इन सभी जिस पोषक तत्व ने उसकी वृद्धि की वो हमें भोजन से मिलते हैं। और हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारे शरीर के अंगों की वृद्धि के लिए हमें जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सब हमारे भोजन में मौजूद होते हैं। आगे हम जानेंगे कि भोजन के कार्य। भोजन शरीर में ईंधन की भांति जलकर ताप उत्पन्न करता है। यही ताप शरीर की गर्मी को बनाए रखता है और हमें जीवन तथा कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं और इन सब के लिए हमें भोजन से ही शक्ति मिलती है। तो भोजन का पहला कार्य क्या हुआ? भोजन का पहला कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। भोजन ईंधन की भांति जलकर शरीर को एनर्जी देता है। जो यही एनर्जी जो होती है ये शरीर को गर्मी प्रदान करती है, जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। आप आगे जाकर पढ़ोगे बड़े क्लास में कि एटीपी क्या होता है और एटीपी के थ्रू किस तरह से ऊर्जा बनती है। तो ध्यान रखना है कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, ये सब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये सभी एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि के लिए भी भोजन आवश्यक तत्व प्रदान करता है। शरीर के नए तंतुओं को बनाने तथा टूट फूट तंतुओं की मरम्मत करने का कार्य भी भोजन द्वारा ही होता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि कैसे होती है? हमारे शरीर की वृद्धि भी भोजन के द्वारा होती है। शरीर के अंदर जो नए तंतु होते हैं, जो नए टिश्यूज़ होते हैं, उनको बनाने में और उनकी टूट फूट की मरम्मत करने में भी भोजन सहायक होता है। और ये सभी कार्य कौन करता है? ये सभी कार्य प्रोटीन के द्वारा होते हैं। यानी शरीर की वृद्धि करना, टूट फूट की मरम्मत करना, भोजन के अंदर एक तत्व होता है प्रोटीन, तो ये सभी प्रोटीन के द्वारा होते हैं। तो दूसरा कार्य हुआ भोजन का शरीर की वृद्धि करना और जितने भी तंतु होते हैं उनकी मरम्मत करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यही नहीं विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए तथा शरीर की क्रियाओं को ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए भी भोजन ही करना होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जो कि शरीर के अंदर होते हैं। कुछ रोग व कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन के द्वारा फैल जाते हैं। तो इनसे लड़ने की जो हमें एनर्जी होती है वो भी हमें भोजन के द्वारा मिलती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आपको बुखार आता है तो आपको खाने पीने का मन नहीं करता, जिससे क्या होता है, इससे आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो रोगों से लड़ने की शक्ति हमें भोजन के द्वारा मिलती है। कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनका असर आपके शरीर पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में भोजन के द्वारा बनाई गई रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि इस बैक्टीरिया को किल कर देती है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। इस प्रकार कार्य करने की शक्ति, शरीर वृद्धि, शरीर रक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए भोजन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। ऐसी स्थिति में भोजन के विषय में अधिक से अधिक जानकारी रखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी के आधार पर ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
जो भोजन हम खाएं वह ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हों और हमारी कार्य करने की शक्ति बनी रहे तथा हम निरोग रहें। ऐसा नहीं है कि आप भोजन कर रहे हो तो आपको हर प्रकार का भोजन ही एनर्जी देता है, नहीं। जो फास्ट फूड होते हैं वो आपको कम एनर्जी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह का भोजन करते हो। आपको संतुलित भोजन करना चाहिए जिसके अंदर ना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो और ना ही कम कार्बोहाइड्रेट हो, मतलब आपको एक बैलेंस डाइट का यूज़ करना है। तो भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप भोजन किस प्रकार का करते हो। आपको संतुलित भोजन करना है, आपको बैलेंस डाइट को फॉलो करना होता है। आइए अब जानते हैं हम भोजन के तत्व। उपरोक्त कार्यों की पूर्ति के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अपने प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। हमें ज्ञात ही है कि कोई एक भोज्य पदार्थ शरीर में सब कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हम दूध और दूध से बने पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तंतुओं का निर्माण होता है जिससे शरीर की वृद्धि होती है। देखा आपने, यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि दूध और दूध से बने पदार्थ हमारे शरीर के तंतुओं का निर्माण करते हैं जिससे शरीर की वृद्धि होती है। अनाज, आलू, शकरकंदी, वसा आदि खाने से कार्य करने की शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि अनाज, आलू, शकरकंदी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तथा शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए हमें सब्जियों तथा फल की आवश्यकता होती है। सब्जियों तथा फल के अंदर विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों को, हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें शरीर निर्माण के लिए तथा उसमें कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। भिन्न भोज्य पदार्थों के सही मात्रा में सेवन करने से हमें सभी तत्वों की प्राप्ति होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें सभी तरह का भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दाल पसंद है तो आप रोज़ दाल खा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप दाल खाते हो तो आपको केवल प्रोटीन की प्राप्ति होती है और अन्य तत्वों की फिर कमी हो जाएगी। अन्य तत्व कैसे? जैसे कि सब्जी में हमें विटामिन मिलते हैं, फल में हमें विटामिन मिलते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको हर रोज़ अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए जिससे कि आपको सभी तत्वों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें शरीर निर्माण के लिए तथा उसमें कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। भिन्न भोज्य पदार्थों के सही मात्रा में सेवन करने से हमें सभी तत्वों की प्राप्ति होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भोजन में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने जाना, ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर की वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी भोजन में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो भोजन में कितने तत्व पाए जाते हैं? भोजन में 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोज स्वीटसार तथा शक्कर देने वाले पदार्थ। विटामिन में आप पढ़ोगे A, B, C, D, E और K, जो कि फिर हम इन्हें जो है आगे डिवाइड कर देते हैं। जल में घुलनशील कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन हैं। आपको ध्यान रखने हैं विटामिन कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E और K। और खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, लोहा और नमक। इन सभी को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या साधन हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हैं, ऐसे कौन कौन से पौष्टिक पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध या फिर दूध से बने पदार्थ में आपको प्रोटीन मिलता है, दालों में आपको प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में आपको प्रोटीन मिलता है, मछली, मांस और अंडे के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर के तंतुओं को बनाना, बढ़ाना व उनकी मरम्मत करना। आपके शरीर की जो वृद्धि हो रही है, आपके शरीर को जो बढ़ा रहा है, वो कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन को काम दे दिया गया है कि प्रोटीन आपके शरीर की वृद्धि करेगा और आपके शरीर के अंदर जो तंतुओं की टूट फूट हो रही है उनकी मरम्मत करेगा। तो प्रोटीन का कार्य इन्होंने फिक्स कर दिया। प्रोटीन की कमी से विकास की गति रुक जाती है, शरीर का अस्वस्थ होना हो जाता है। यानी आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना है। अगर कोई घर में छोटा बच्चा है और उसकी वृद्धि होनी है
तो उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बसा। बसा मक्खन में पाई जाती है, सूखे मेवों में पाई जाती है, घी और तेल में पाई जाती है। यानी बसा यानी फैट। गर्मी और शक्ति प्रदान करना। बसा क्या करता है? बसा शरीर को गर्मी प्रदान करता है, बसा शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और बसा की कमी से शरीर जो है वो शुष्क हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोज। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट। अनाज, दाल, गन्ना, चीनी, चुकंदर और आलू, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो जितनी भी चीनी वाले जो आइटम होते हैं उसके अंदर कार्बोज पाया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया है ना, श्वेतसार तथा शक्कर देने वाले पदार्थ। शक्कर यानी कि शुगर की बात की गई है। तो जो शुगर में क्या पाया जाता है? शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसका कार्य होता है गर्मी एवं शक्ति प्रदान करना। कार्बोज का भी कार्य होता है शक्ति प्रदान करना और बसा का भी कार्य होता है शक्ति प्रदान करना। कार्बोज की कमी से थकान महसूस होने लगती है और शरीर दुर्बल हो जाता है, यानी शरीर में कमजोरी आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता और आम के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। पपीते के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन गाजर के अंदर पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से नेत्रों में प्रकाश प्राप्त करने में सहायता। विटामिन किस में कार्य करता है? विटामिन नेत्रों में प्रकाश प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी कि विटामिन हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। शरीर की वृद्धि में सहायक होता है व त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से सूखी आँखें हो जाती हैं और रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रतौंधी नामक रोग। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो बताना है विटामिन ए की कमी से। और रतौंधी रोग में क्या होता है? रात को साफ न दिखाई देना, ये रतौंधी रोग का लक्षण है। आँख पर सफ़ेद या मटमैले धब्बे हो जाते हैं, अंधापन हो सकता है व त्वचा शुष्क हो जाती है, आँख, नाक, गले के रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। आपको यहाँ पर हर एक लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सभी लाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। व प्रोटीन का क्या कार्य होता है? कार्बोज का क्या कार्य होता है? यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी अनाज, अंकुरित दालें, चना, दूध, पनीर, अंडा, सूखे मेवे, मूंगफली और हरी सब्जी में पाया जाता है, यानी ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन बी के कार्य हैं पाचन शक्ति में वृद्धि करना और हृदय संबंधी रोगों से रक्षा करना। विटामिन बी की कमी से भूख कम लगती है, बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेरी-बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। फटे होठ व होठों के कोने फटना, फटी जीभ, ये सभी हमें विटामिन बी की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी टमाटर, आंवला, अंकुरित अनाज व दालों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा, अंगूर, टमाटर, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और यह दांतों का विकास करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है व मसूड़ों से रक्त बहने लगता है और घाव देर से भरता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से घाव देर से भरता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाया जाता है। विटामिन डी मछली के तेल में, दूध, अंडे के पीले भाग में और जिगर में पाया जाता है। विटामिन डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत है सूर्य की किरण। यह सूर्य की किरणों में पाया जाता है। तभी कहा जाता है कि सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए और सुबह की धूप लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धूप से आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी दांतों व हड्डियों को मजबूत रखता है। यह चूने यानी कैल्शियम व फास्फोरस को शरीर में शोषण करने में सहायक करता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और स्त्रियों में मृदुलाशिता नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो हमने जाना विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हमने यहाँ पर सारे विटामिन को कवर कर लिया है। अब हम खनिज लवण पढ़ेंगे। खनिज लवण में हम पहले वो कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम अथवा चूना। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, दही, हरी सब्जियां, मछली और सेब। कैल्शियम के कार्य हैं शरीर और हड्डियों का निर्माण करना। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। रक्त को जमाने में भी यह सहायता करता है। कैल्शियम की कमी से दांतों व हड्डियों का कमज़ोर होना, यानी कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। घाव से रक्त का अधिक व देर से बहना कैल्शियम की कमी के कारण देखा जाता है। लोहा यानी आयरन। आयरन प्याज, पालक, जिगर, गुड़, खजूर और केले में पाया जाता है। आयरन के कार्य हैं यह रक्त के लाल कोशों यानी आरबीसी का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त के अंदर जो आरबीसी हैं उनका निर्माण करता है और ऑक्सीजन को पहुंचाना यह आयरन का कार्य है। आयरन की कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया लोह की यानी आयरन की कमी से होता है। अब हम जानेंगे जल। जो हमारा छठा पोषक तत्व है वो है जल। जल हमें शिकंजी, दूध, चाय, लस्सी तथा अन्य पेय पदार्थ जितने भी होते हैं उनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। जल रक्त संचालन में सहायता करता है। वह शरीर की गंदगी को पसीने व मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जल की कमी से रक्त संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, कब्ज हो जाती है, वह शरीर के तापमान को भी बढ़ा देता है। तो शरीर के तापमान को भी संतुलित करने में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे भोजन के मुख्य गुण। भोजन के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? अपनी सुविधा के लिए यदि हम सभी भोज्य पदार्थों को 4 गुटों में बांट लें और अपने दिन भर सभी गुटों में से भोज्य पदार्थ लें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी काफ़ी सीमा तक सफल हो सकते हैं। भोजन के यह 4 गुट इस प्रकार हैं। भोजन को हमने 4 गुटों में बांटा है। कौन कौन से? पहला है दूध या दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा और दालें। तीसरा है फल या सब्जियां। चौथा है अनाज। तो हम जानेंगे सबसे पहले दूध तथा दूध से बने पदार्थ जो हैं उनमें मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं जैसे कि घी, मक्खन को छोड़कर बात की गई है। ठीक है, जितने भी बाकी होते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सभी के अंदर हमें प्रोटीन, लवण और विटामिन अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं और इनके कार्य होते हैं कि यह शरीर की वृद्धि करना और टूट फूट की तंतुओं की मरम्मत करते हैं। तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण क्या करते हैं? प्रोटीन का मेन कार्य है शरीर की वृद्धि करना और लवण और खनिज लवण, विटामिन का कार्य है टूट फूट की मरम्मत करना। फिर हम बात करेंगे मांस, मछली, अंडे और दालों। इनके अंदर प्रोटीन, लवण और विटामिन पाया जाता है जो कि शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करते हैं। फिर है फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अनाज के अंदर कार्बोज पाया जाता है जो कि शरीर को शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि उपयुक्त भोजन क्या होता है। हम सब भोजन खाते हैं क्योंकि भोजन हमारे शरीर की मूल आवश्यकता है। मूल आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है यानी भोजन हमारे शरीर की मूल आवश्यकता है, किंतु हमें केवल उतना ही भोजन खाना चाहिए जितना हमारा पेट भर जाए और हमारे शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हमारे शरीर को प्रत्येक तत्व की किसी न किसी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हमें दिन भर के भोजन में प्रत्येक गुट में से कम 2 अथवा 3 भोज्य पदार्थ अवश्य लें। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दिन में कभी भी ले लिए जाएं। इन भोज्य पदार्थों को सारे दिन के भोजन में बांटकर लेना चाहिए। प्रत्येक समय का भोजन हमारे नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ पर हमारे शरीर उपयोगी सभी तत्वों को प्रदान कर सके। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक गुट में भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा
के लिए गए हों उपयुक्त भोजन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है उपयुक्त भोजन क्या है। हमें सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में सही समय पर लेना चाहिए। भोजन पकाने के लाभ हैं। भोजन पकाने के निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि पका हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, भोजन बहुत सरलता से पच जाता है, भोजन में भिन्नता लाई जा सकती है। एक ही भोज्य पदार्थों को हम कई पदार्थ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आलू से देखा होगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें बना ली जाती हैं। आलू के हम पापड़ बना सकते हैं, आलू के हम चिप्स बना सकते हैं, आलू की टिक्की बना सकते हैं, आलू की सब्जी भी बना सकते हैं, आलू से कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो देखा आपने भोजन के अंदर कितनी सारी विविधता आ गई है। तो ये सभी हम भोजन पकाने के द्वारा कर सकते हैं। गर्मी के कारण रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गर्मी में कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, पर अगर हम भोजन पका लेते हैं तो वो सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें दूध की, दूध को अगर हम उबाल लेते हैं तो उबालने से उसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, वह दूध जो है वो अधिक समय के लिए सुरक्षित रह जाता है। भोजन देखने में आकर्षक लगता है। भोजन पकाने से भोजन देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम बात करते हैं भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन पकाना एक कला है। इस कला को रुचिपूर्ण बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग में लाना आवश्यक होता है। भोजन पकाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाए, यह भोजन अथवा उसको खाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि भोजन के अंदर ऐसे क्या गुण हैं जो कि भोजन पकाने की हम विधियों का यूज़ कर सकें। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति बीमार है तो हम उसके लिए भोजन बनाने में ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे उसको वह भोजन पचाने में कठिनाई ना हो। भोजन पकाने की विधियाँ निम्नलिखित हैं। उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप में पकाना, तलना, भूनना और सेकना। तो ये कुछ विधियाँ भोजन पकाने की दी गई हैं। अब यहाँ पर हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो पहली विधि है उबालना। उबालना किस प्रकार किया जाता है? उबालने का माध्यम है पानी। पानी के माध्यम से उबाला जाता है। पकाने की विधि, भगोने या ददीची में पानी उबाल कर उसमें वस्तु को तब तक उबाला जाता है जब तक वह नरम ना हो जाए। इसके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि बाद में फेंकना ना पड़े। इस विधि में भोजन शीघ्र पक जाता है। उबालने में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कोई भी हमारे पास भोजन है, तो उसके ऊपर तक हम पानी को रखते हैं। यानी उबालने के लिए हम भोज्य पदार्थ से ऊपर तक पानी रखते हैं। इसके माध्यम से चावल, दाल, मटर, गोभी, मांस, मछली आदि पकाई जाती है। उबला हुआ भोजन शीघ्र पच जाता है। अब हम बात करेंगे स्टूइंग या धीमी आंच पर पकाना। इसका माध्यम होता है थोड़े से पानी में हल्की आंच पर पकाना। यानी पानी कम मात्रा में और आंच भी हल्की होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर, जो बाद में फेंकना ना पड़े, हल्की आंच पर रख दिया जाता है। इसमें समय अधिक लगता है। तो देखा आपने, इसमें हम पानी की मात्रा कम रखते हैं और हम टाइम को टाइम ज़्यादा लगता है। स्टूइंग यानी धीमी आंच पर पकाने में आंच कम रहती है, पानी भी कम रहता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। उदाहरण के लिए फल या सब्जी या मांस पकाना। भोजन हल्का व शीघ्र पचने वाला होता है। यह एक अल्पव्यय विधि है क्योंकि इसमें कम ईंधन की आवश्यकता होती है। भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होती क्योंकि रस्सा भोजन के साथ ही खाई जाती है व भोजन के साथ ही रस्सा जो है वो सूख जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाप से पकाना। भाप से पकाने के लिए माध्यम होता है भाप। भाप के द्वारा पकाने की विधि में भोजन भाप के संपर्क में लाकर पकाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियां काम में लाई जाती हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा और भाप के द्वारा। तो हम सबसे पहले जानेंगे अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा कैसे। आप एक पतीले में पानी उबालकर भाप से पकाए जाने वाला भोजन छोटे पतीले में डालकर बड़े पतीले के उबले हुए पानी में रख दिया जाता है। छोटे पतीले का मुंह चिकनाई वाले कागज से बांध दिया जाता है जिससे पानी भोजन में न चला जाए। बड़े पतीले में पानी उबलने से भाप बनती रहती है और छोटे पतीले के मुंह को ढक्कन से बंद कर देने के कारण
बाहर नहीं निकलती है, वह भोजन पक जाता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि इसके माध्यम से इडली वगैरह जो पकाई जाती है वह अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा विधि के द्वारा पकाई जाती है। इसके अंदर हम सब्जियां, कस्टर्ड, चावल, दालें आदि पकाते हैं। इससे बना भोजन आसानी से पच जाता है व भोजन के तत्व नष्ट नहीं होते। भोजन की रचना व रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह हमने देखा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा पकाना। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। एक पतीले में पानी उबालकर आंच पर रखकर पतीले का मुंह मलमल के कपड़े से बांध दिया जाता है। फिर कपड़े के ऊपर पकाने वाली सब्जी या फल इत्यादि रखकर उसे ढक दिया जाता है। पतीले से बनी भाप टुकड़े के द्वारा भोजन में पहुंचकर भोजन को पका देती है। यह हो गया अप्रत्यक्ष भाप द्वारा। अब हम जानेंगे कि भाप के द्वारा। इस विधि द्वारा भोजन प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। यह भोजन पकाने की उत्तम विधि है। भाप के द्वारा तो अब सभी के घरों में भोजन पकाया जाता है। जैसे कि चावल, प्रेशर कुकर में जो चावल पकते हैं वो भाप के द्वारा बनाए जाते हैं। भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते, भोजन सुगमता से पच जाता है। इसमें ईंधन, श्रम और समय की भी बचत होती है। अब हम जानेंगे तलना। तलना किस प्रकार? तलना या तो घी में या फिर तेल में तला जाता है। भोजन दो विधियों से बनाया जाता है। पहला है उथली विधि द्वारा, दूसरा है गहरी विधि द्वारा। उथली यानी कम गहरी और दूसरा है गहरी विधि। उथली इस विधि में कम घी या कम तेल की आवश्यकता होती है, जैसे कि पराठा या कटहल बनाना। जबकि गहरी विधि में ज़्यादा तेल और घी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि पदार्थ भली भांति डूब जाए और जो तेल है वो ऊपर तक रहे। इसमें हम पूड़ी, कचौड़ी और पकोड़े आदि बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम पूड़ी बनाते हैं उसके लिए हमारी कढ़ाई में बहुत ऊपर तक तेल रहता है, जिससे कि पूड़ी पूरी तरह से डूब जाए। तो ये गहरी विधि होती है। और जबकि पराठे के लिए कम तेल की आवश्यकता होती है। गर्मी के कारण भोजन की ऊपरी परत कठोर हो जाती है और उस भोज्य पदार्थ का स्वाद और भी बढ़ जाता है तथा स्वाद एवं बहुत से भोजक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। खाने में भोजन स्वादिष्ट लगता है। जैसे अभी हमने कहा कि भोजन पकने के कारण जो है और भी स्वादिष्ट लगता है। अब हम जानेंगे भूनना। आग पर बिना पानी या चिकनाई के माध्यम से पकाना। इसमें भी दो विधि प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है दहकती आग पर अथवा हल्की आंच या गर्म रेत में डालकर या तंदूर के माध्यम से भूनना। इसके अंदर सीख, कबाब, बैगन, आलू या शकरकंजी भूनी जाती है। भुना हुआ भोजन हल्का होता है एवं शीघ्रता से पच जाता है। तो देखा, भूनने में हम दहकती आग अथवा हल्की आंच या गर्म रेत का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तंदूरी रोटी। दूसरा है किसी बर्तन में धीमी थोड़ी सी रेत डालकर भूनने के लिए खाद्य पदार्थ बढ़िया किस्म का तथा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा होना चाहिए, जैसे कि चने और मकई। खाने में भोजन स्वादिष्ट लगता है। अब हम बात करेंगे सेकना। सेकना यानी भट्टी में शुष्क वायु में सेकना। भट्टी या अवन में आग की गर्मी से खाद्य पदार्थों को तैयार किया जाता है। पकाए जाने वाले पदार्थों के अनुकूल ताप को भिन्न भिन्न रखा जाता है। इसके अंदर डबल रोटी, बिस्कुट, केक, नान, खटाई आदि बनाई जाती हैं। सेकने से भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते, भोजन सुगमता से पच जाता है व भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो ये हमने जाना यहाँ पर भोज्य पदार्थों की कुछ विधियाँ। अब हम जानेंगे पेय पदार्थ के बारे में। पेय पदार्थ क्या हैं? शरीर के लिए पानी उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। पानी हमारी प्यास को बुझाता है, हमारे भोजन को पचने में सहायता करता है, खून का दौरा करने में और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में पानी सहायता करता है। कहा जाता है कि हमें दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी हमारे शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें मूत्र के द्वारा यानी कि टॉयलेट के माध्यम से या फिर पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। और पानी हमारी प्यास को शांत करता है। वह पानी जो है यह रक्त के संचालन में भी सहायता करता है, जिससे खून का दौरान अच्छी मात्रा में बना रहे। शरीर का 3/4 भाग पानी से बना है। यह न केवल पानी से ही पूरा होता है बल्कि कुछ ऐसे पदार्थ लेने से भी जिनमें कुछ मात्रा में पानी की होती है, जैसे कि लस्सी, शरबत, शिकंजी, चाय आदि।
पीने के इन सभी पदार्थों को पेय पदार्थ कहते हैं। तो पेय पदार्थ किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर पानी की मात्रा होती है और जिन्हें पिया जाता है, जैसे कि लस्सी, शरबत, शिकंजी और चाय। पेय पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गर्म पेय पदार्थ, जिसमें हम बात करते हैं चाय। चाय एक विशेष प्रकार के पौधे की पत्तियां होती हैं। चाय क्या होती है? चाय एक विशेष प्रकार की पौधे की पत्तियां होती हैं, तभी तो हम कहते हैं चाय पत्ती। यह रंगों तथा पत्तों की थकावट को कम तथा हृदय को उत्तेजित करती है। चाय के पीने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है और किंतु उसमें कुछ पोषक तत्व नहीं होते। इसके अधिक प्रयोग से भूख कम हो जाती है, नींद कम लगती है तथा कब्ज हो जाती है। चाय की पत्ती को उबालने से अथवा पत्ती को बहुत देर तक पानी में रखने से वह शरीर को हानि पहुंचाती है। इसलिए ज़्यादा पुरानी चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा टाइम की रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह चाय को विषाक्त बना देती है। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी गहरे भूरे रंग का चूर्ण होता है जो वृक्ष के बीजों को भूनकर पीसकर बनाया जाता है। इसके गुण चाय के समान ही हैं, किंतु यह चाय से कम उत्तेजक और कम हानिकारक होती है। कौन? कॉफ़ी। नेक्स्ट हम बात करें कोको। कोको भी एक वृक्ष के बीजों से भूनकर और पीसकर तैयार की जाती है। चाय और कॉफ़ी की अपेक्षा इसमें अधिक पोषक शक्ति होती है। इसके चूर्ण में वसा व निषादता होता है, किंतु इसमें चाय व कॉफ़ी से कम उत्तेजक शक्ति होती है। दूसरे पेय पदार्थ होते हैं ठंडे पेय पदार्थ। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, ठंडाई, शरबत, जलजीरा, इमली का पानी, शिकंजी, वायुयुक्त पदार्थ जैसे कि कैंपा, कोला, ऑरेंज, रिमझिम, लिम्का, सोडा आदि, ताजे फलों व सब्जियों के रस व बाजार में उपलब्ध संरक्षित फलों के रस जैसे कि मांजा, लसिका, फ्रूटी आदि, ये सभी ठंडे पेय पदार्थ हैं। जिसमें हम बात करेंगे लस्सी। लस्सी दूध और दही दोनों से बनाई जाती है। दूध में पानी तथा कुछ मात्रा में चीनी मिलाकर गर्मियों में पीने के लिए लाभकारी होती है। दही को मिलाकर उसमें पानी या चीनी या नमक मिलाकर पीना भी उत्तम होता है। पानी तथा चीनी या नमक रुचि के अनुसार मिलाया जाता है। तो ये लस्सी बनाने की विधि है। एक तरीके से हम कहें तो ठंडाई तैयार करने के लिए बादाम, काली मिर्च, खरबूजे के बीज, छोटी इलायची आदि आवश्यक होते हैं। इसको पीसकर दूध, पानी और चीनी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इनकी कुछ विधियाँ दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। तो फिर हम जानते हैं कि हाँ, ये हम पढ़ लेते हैं कि पेय पदार्थ बनाते तथा परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। पीने की चीज़ों का प्रयोग करते समय इनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। बाजार में शरबत, लस्सी आदि बनाने में इनकी सफाई नहीं रखी जाती, जिससे कि जितनी कि घर में रखी जाती है। पेय पदार्थ बनने के एकदम बाद ही पीने चाहिए, जिससे उनकी खुशबू और ताज़ापन बना रहे। पेय पदार्थ को जैसे ही वो बन जाते हैं उन्हें एकदम पी लेना चाहिए, यानी कि ज़्यादा घंटे रखा हुआ पूर्व पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। गर्म पेय पदार्थ गर्म तथा ठंडे पेय पदार्थ ठंडे परोसने चाहिए। पेय पदार्थ में बहुत अधिक बर्फ़ व पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे उनका स्वाद बिगड़ जाता है। पेय पदार्थ देना हो उसी के हिसाब से गिलास का प्रयोग करें, यानी जितना पेय पदार्थ देना हो उतने ही बड़े गिलास का प्रयोग करना चाहिए। बहुत थोड़ा सा पेय पदार्थ एक बड़े गिलास में भद्दा सा लगता है। तो ये थी कुछ पेय पदार्थों के बारे में डिटेल। अब यहाँ पर आपको पेय पदार्थ कुछ बनाने दिए गए हैं, जैसे कि चाय हो गई, शिकंजी हो गई, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। सैंडविच बनाना किस प्रकार होता है, सलाद बनाने के बारे में भी बताया गया है, फिर चाट बनाना किस प्रकार है। और अब हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर है प्रश्न उत्तर। तो देखिए, जैसे कि हम कह रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो होता है बेरी रोग किसकी कमी से हो जाता है, कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, लाइक दूध वगैरह जो होते हैं, तो ये सही बताना है। तंतुओं का निर्माण और टूट फूट का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। कार्बोज और वसा शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।